देखो बच्चों, अब हम वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलाम साहब ने सबसे पहले बताया, इसलिए हम लोग यहाँ कूलाम का नियम पढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ। कूलाम के अनुसार क्या था कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर स्थित हों, ये गति में नहीं होने चाहिए, स्थित होने चाहिए, तो उनके मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो आवेश का परिमाण है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम साहब ने कहा कि जब दो आवेश एक दूसरे से जो बिंदुवत हैं किसी निश्चित दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कह सकते हैं या वैद्युत बल कह सकते हैं, उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके लिए तीन चीजें होती हैं बेटा, तीन जगह हम निकालते हैं। एक तो होता है पहला वायु या निर्वात के लिए, दूसरा होता है माध्यम के लिए और तीसरा होता है वायु और माध्यम के लिए या दोनों के लिए, आप कह सकते हैं वायु और माध्यम दोनों के लिए। अगर वायु भी हो माध्यम भी हो उसके लिए ये बल का मान क्या होता है। अब देखिए, जैसे आपने कहा कि एक आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो कूलाम के अनुसार इनके मध्य लगने वाला बल F इज प्रोपोर्शनल टू, यह अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और यह इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या इसको आप लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का ये साइन हटाते हैं तो कोई भी कोई नियतांक आता है। अब अगर हम इसको यहां लिखें F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। अब हम बोलते हैं बेटा, जहां K एक नियतांक है जिसे वैद्युत स्थिरांक कहते हैं। एक नियतांक है के जिसको हम लोग वैद्युत स्थिरांक कहते हैं। अब इस वैद्युत स्थिरांक का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा, आप देखें, जो वैद्युत स्थिरांक का मान होता है हम लोग लिखते हैं K इक्वल टू, आप यहां से देख लें, ये K का मान होता है बेटा 1/4πε0। इसको आप लिखते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आंकिक मान होता है 9 × 10⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसकी बीमा जो होगी, आपने बीमा 11th में पढ़ा है, बीमा ml³ T-4A-2, ये इसकी बीमा होती है। अब यहां सवाल है 1/4πε0 में एप्सिलॉन क्या होता है। तो देखें आप, पहले तो हम लोग बल को अब ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये वायु में या निर्वात में बल का मान है, जहां आप लिखेंगे, जहां एप्सिलॉन नॉट को
निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका जो मान होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जस्ट इसी का अपोजिट होता है। और बीमा भी लिखेंगे आप तो इसकी बीमा हो जाएगी m-1 L-3 T⁴ A⁴2। ये इसकी बीमा है। जो विद्युतशीलता का गुण होता है ये विरोधी गुण होता है। ये हमेशा वैद्युत प्रभाव के जितने भी गुण होते हैं उनका विरोध करता है, इसीलिए हम लोग इसको वैद्युतशीलता या विद्युतशीलता कहते हैं। तो यही कूलाम साहब का नियम था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात देखिए लिखा गया, अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आप लिखेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ एक नियतांक K आता है बेटा, F इजकल टू K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ K एक नियतांक है जिसे हम लोग वैद्युत स्थिरांक कहते हैं। और इस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या इसका आंकिक मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा, या न्यूटन आप इस तरह लिख सकते हैं। बीमा इसकी होती है ml³ T-4 A-2। आप बल की बीमा लिखिए, कूलाम की बीमा लिखिए और मीटर स्क्वायर तो आए। अब इस बल को अगर K का मान रखेंगे तो F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब जैसे आप कहें इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही क्यों लिखते हैं, इसका रीजन होता है बेटा कि कूलाम के अनुसार जो आवेश रखे गए हैं वो स्पेस में होंगे, 3D में होंगे, 3 डायमेंशन में, तो उसमें पूरा कोण जो बनता है 4 पाई का बनता है। एक पॉइंट पर 1/4 पाई होगा और पूरे माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। एक बिंदु पर क्या होगी 1/एप्सिलॉन नॉट होगी, इसीलिए इस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं और Q1 Q2 अपॉन R²। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान क्या होता है 8.85, कुछ राइटर बेटा इसको लिखते हैं 8.86, आप कुछ भी यूज करें कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी बीमा ये होती है। तो ये तो जब वायु में रखे गए हैं दोनों आवेश, तो ये बल का मान होता है। अब जब हम इसको किसी माध्यम में ले जाएंगे तो माध्यम का भी विरोधी गुण जो होता है वैद्युत विरोधी गुण, उसको परावैद्युतांक कहते हैं या सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। अब जैसे हम लोग कह दें कि ये दोनों आवेश माध्यम में है, अगर कहा जाता है कि ये दोनों आवेश कहाँ हैं, माध्यम में है। अब अगर ये माध्यम में है तो माध्यम का जो गुण होता है उसको हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक। इसको भी K से दिखाते हैं, या इसी को हम बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, और इसको लिखते हैं हम लोग एप्सिलॉन R से। और इन दोनों का मान यही सेम है, चाहे आप परावैद्युतांक लिखें चाहे एप्सिलॉन R लिखें, दोनों का मतलब सेम है बेटा। अब आप देखिए कि अगर ये माध्यम में है तो ये भी गुण आएगा, और पूरे माध्यम में अगर ये K या एप्सिलॉन R है तो एक बिंदु पर कितना हो जाएगा 1/K या 1/एप्सिलॉन R। तो माध्यम में जो बल होता है, देखिए माध्यम में बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ K लिखिएगा या एप्सिलॉन R लिखिएगा, Q1 Q2 अपॉन R², या आप लिख सकते हैं या F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R।
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों चीजें सेम है बेटा। अब कहीं पर K लिखा मिलेगा आपको, कहीं पर एप्सिलॉन आर, इससे आप घबराएंगे नहीं। ये आपका K हो या एप्सिलॉन आर हो, दोनों मतलब सेम है। तो माध्यम में बल का मान आपका यही है। अब देखें आप, अगर माध्यम में बल आपको मिल गया ये, तो जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, चाहे एप्सिलॉन नॉट K है, इसको हम लोग लिखते हैं यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां देखें एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट K भी लिख सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। अब माध्यम की विद्युतशीलता का भी मात्रक वही होगा जो आपने एप्सिलॉन नॉट का पढ़ा है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बीमा भी वही होगी। तो ये आर्डर आपका है माध्यम की विद्युतशीलता का, और बल इस तरह लिखा जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा गया है, तो आप ये मत समझिएगा कि हाँ जीरो, ये जीरो भूल गए। आप समझ जाए कि बल माध्यम में लग रहा है, और अगर एप्सिलॉन लिखा गया है तो आप समझ, एप्सिलॉन जीरो लिखा गया है तो आप समझ जाइएगा कि ये बल वायु में या निर्वात में लग रहा है। तो ये तो बल आपका वायु निर्वात हो गया या माध्यम में हो गया। अब हमको बल बताना है जब दोनों उपस्थित हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, और उस पर क्वेश्चन उसमें स्टार्ट होगा कि बल जब माध्यम में और निर्वात में होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका क्वेश्चन क्या होगा। थैंक यू।